नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे कुछ अपने बच्चों के बारे में और कोशिश ये करूँगी कि कैसे हम अपने बच्चों को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। मैंने नोटिस किया है, खुद का एक्सपीरियंस भी है कि आजकल के बच्चे थोड़ा इमोशनली इनडिफरेंट हैं। थोड़ा शायद उनको खुद के अपनी फीलिंग्स से शायद या इन टच, बट दूसरों के साथ शायद उतना रिलेट नहीं कर पाते या उतना अच्छे से डील नहीं कर पाते। आई डोंट नो, I'll try to, as I go, I'll try to explain. Now, मैं इसके बारे में, क्योंकि मैंने महसूस किया, तो मैं इसके बारे में थोड़ा ऑनलाइन देख रही थी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये जो शायद हम लोगों में अपने आप आ जाती थी, या पता नहीं, इसीलिए कहते हैं ना परवरिश, कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है उस पर निर्भर करता है कि आप खुद कैसे हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है हम लोगों को, हमें विरासत में मिली है, अगर मिली है। जो लोग, क्यों ऐसा होता है कि सास और बहू का रिलेशन कभी बदलता ही नहीं है? क्योंकि जो उनके बीच की इमोशनल इंटेलिजेंस है उनके बीच का, वो काफ़ी विचित्र है और लो है, और वो कोई बदलने को तैयार नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए ऐसा होता है। पर हमें ये कोशिश करनी है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो, क्योंकि आज के दिन कैसा है कि माहौल बहुत बदल गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे वक्त में नहीं थी। अब अगर आप सोचें तो जब से हम बड़े हुए हैं, और पिछले सोचिए 25-30 साल में टेक्नोलॉजी ने तो गजब ही ढा दिया। कहाँ हम लोग सीडी डीवीडी वाले थे पहले, उसके बाद सीडी, उससे पहले तो डीवीडी भी नहीं था। उस समय के हैं जहाँ ब्लैक एंड वाइट टीवी, फिर कलर टीवी, फिर कहाँ पहुँच गए हैं अभी, कि बहुत लोगों को तो ये आइडिया भी नहीं है कि ये सब क्या है और कैसे इसको फंक्शन करते थे। राइट? बहुत बच्चों को नहीं पता। यहाँ तक कि टेलीफोन से रिलेटेड भी, लैंडलाइन, बहुत लोगों को आइडिया ही नहीं है क्या थी और कैसी थी। तो बहुत चेंजेस हुए हैं। तो फिर ये जो चेंजेस हैं, इनका असर बच्चों पे भी आता है। जैसे हम लोग का कैसा था कि हम लोग को एक्सपोजर इतना नहीं था, तो हम घर में सीमित थे, हमारे दोस्त आसपास के लोग थे। अभी कैसा है कि दुनिया जहान, सब दुनिया छोटी हो गई है। सब कुछ एक छोटे से डब्बे के अंदर, चाहे वो टीवी हो या लैपटॉप है या फ़ोन, उसके अंदर आ गया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आर्टिफिशियल हो गई हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हमें वापस से बच्चों को दोहरानी चाहिए, या बच्चों का जो पर्सपेक्टिव है या जो नज़रिया है वो बदलना चाहिए, या कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो आगे चल के ना खुश रहें। अल्टीमेट एम तो यही है ना कि बच्चे कैसे खुश रहें और बच्चे कैसे संतुष्ट रहें। तो इसकी कोशिश में ये वीडियो है मेरा। तो सबसे पहला मैंने देखा है बच्चों के एटीट्यूड में कि हु केयर्स एंड आई डोंट केयर वाला जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आजकल। कोई भी बात हो, कुछ भी हो, पहला जवाब यही आता है, हु केयर्स, आई डोंट केयर, लाइक इट डजंट बॉदर मी, ऐसा। तो ये जो चीज़ है, ये कहीं कभी कभी तो ठीक है, इन सर्टन एस्पेक्ट्स इट्स गुड टू नॉट केयर एंड टू बी इन योर ओन वर्ल्ड, बट इन सर्टन एस्पेक्ट्स ज़रूरी होती है कि आप सामने वाले को महसूस करें। इट्स कॉल्ड एम्पैथी, राइट? तो हमारे बच्चों को हमें एम्पैथी सिखानी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आदमी गिरता है, कोई सामने अगर आपका दोस्त गिर रहा है या पड़ रहा है, चोट लग रही है उसे, तो उसको क्या महसूस हो रहा है। हम उस पर हंस रहे हैं, ये एक पार्ट है, पर वो जो गिरा है, उसको चोट लगी है, उसको महसूस करना या उस फीलिंग को किसी हद तक महसूस करना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को सिखाना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता। बच्चों का तो ऐसा है, खुद को झापड़ पड़ा तो आऊ, और दूसरे को झापड़ पड़ा तो हा। तो इस चीज़ को बदलना है, बच्चों में एम्पैथी लानी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। नहीं होता कि आदमी सोचता है कि, जैसे किसी से मैं बात कर रही थी अपने ही घर में किसी बच्चे से, तो
ये हुआ कि भाई रिलेशनशिप पहले, और ऐसा नहीं कह रही हूँ कि किसी और का, मैं अपनी बात भी करती हूँ। जब मैं यंग डेज की बात कर रही हूँ, जब मैं स्कूल में थी, तो मैंने एक वीडियो भी बनाया इस पे। तो एक मेरी दोस्त हुआ करती थी, पहले मेरे अच्छी दोस्त थी, उसके बाद उसकी क्लिंगीनेस की वजह से मैं थोड़ा उससे परेशान हो गई थी, और मुझे ये जो जो ओवर पोजेसिव लोग होते हैं उनसे थोड़ी सी परेशानी होती है। तो मैंने उसको बहुत इल ट्रीट किया था, उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया था, ऐसा कि मतलब वो बीमार पड़ गई, उसने स्कूल छोड़ दिया, बहुत बुरी तरह मैंने उसको इग्नोर किया, और वो मेरे सामने परेशान रही और मैंने उसको सिर्फ इग्नोर ही किया। तो आज जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो कभी कभी लगता है कि अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा किया होता तो मुझ पे क्या बीतती। जो अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ और वो मेरे साथ ऐसा करे तो मुझे कैसा महसूस होगा। तो इस बात पे डिस्कशन मैं अपनी बिटिया से कर रही थी कि मैंने कहा कभी ऐसा सोचा है। तो उसका जवाब क्या था कि जब मैं कोई चीज़ गलत करती हूँ या मैं ऐसा बिहेव कर रही हूँ तो आई डोंट केयर अबाउट हाउ द अदर पर्सन फील्स, बट द पॉइंट इज कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ, कैसे सामने वाले की जरूरत हुई कि मुझे ऐसा महसूस करवाए। समझ रहे हैं आप कि हमने जब किया तो ये फिर से बोलती हूँ, हाँ, कि जो हमने किया तो ठीक है, पर जो कोई और करे हम पर वार, तो हमें इस बात का बड़ी शिकायत है कि भाई ऐसा कैसे। तो ये चीज़ रियलाइज करना, मुझे ऐसा लगा उस पल ही मुझे ऐसा लगा कि इस चीज़ को इनको महसूस कराना बहुत ज़रूरी है कि हर वक्त आप ही वार नहीं करते रहे, कई बार सामने से भी वार आते हैं और आपको झेलने पड़ते हैं। तो जब आप वार कर रहे हो और सामने वाले को चोट लग रही है तो कभी कभार ये महसूस करना ज़रूरी है कि जो हम वार कर रहे हैं उससे सामने वाले को क्या महसूस हो रहा है, कि क्या पॉसिबल है कि वो वार हम ना करें। तो एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। अब इस चीज़ को आप ला कैसे सकते हैं बच्चों में अपने, भाई जैसे मैंने तो जैसे हम स्टोरीज सुनाते हैं बच्चों को ना, तो उसमें हम ये क्वेश्चंस ओपन रख सकते हैं। जैसे सिर्फ स्टोरी सुनाए जा रहे हैं, वो सुने जा रही हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि बच्चों की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो बच्चों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो जब बच्चा अगर कोई प्रश्न पूछे तो उसको आप आंसर करें और बहुत अच्छे से आंसर करें। ऐसा नहीं कि उथल पुथल कि जादू हो गया, मंत्र हो गया, ये सब नहीं, प्रॉपर आंसर करें। भैया क्या मुसीबत है, उसको आंसर करें। और दूसरा कि अगर बच्चा कोई प्रश्न पूछता नहीं, और खुद आप भी ऐसे प्रश्न उससे पूछें जो इमोशनली थोड़े से लिंक्ड हों। सो से फॉर एग्जाम्पल कि स्टोरी में ऐसा है कि शेर ने उस जानवर को खा लिया, या जानवर का शिकार करने के लिए दौड़ा। तो ये जो शिकार करने के लिए दौड़ा, इस वक्त जब वो दौड़ रहा है तो वो कैसा महसूस कर रहा है, ये आप बच्चे से पूछ सकते हैं। और जिसका शिकार होने जा रहा है वो कैसा महसूस कर रहा है। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स अगर आप डिफाइन करेंगे ना, तो बच्चे एक तो इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे, उनको महसूस होगी ये फीलिंग्स। क्योंकि बच्चे इमोशनली होते तो बहुत नेचुरली तो बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्टिव होते हैं, पर धीरे धीरे ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग वो सब ख़त्म कर देते हैं शायद, या फिर जिस तरीके का आज का माहौल है उसमें शायद वो आइस जैसे हो जाते हैं, लिटिल बिट इनडिफरेंट। तो इस चीज़ को वापस से इवोक करना है, एम्पैथी को। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था टीवी पर, एक छोटी सी बच्ची है, वो लायन किंग देख रही है बैठ कर ना, और छोटी सी बच्ची शायद 1-1.5 साल की होगी, और उसमें वो सीन है जब वो सिम्बा के फादर की डेथ हो जाती है, और सिम्बा जो शेर है मेन, वो गिर जाता है ऊपर से और उसकी डेथ होती है, और वो उसको आवाज़ें दे रहा है और वो उसे खोज रहा है और वो मिलता नहीं है, तो वो बहुत दुखी है। तो ये चीज़ वो जो बच्ची छोटी सी 1.5 साल के सोफे पे बैठी देख रही है, वो रोने लगती है। उसकी मम्मी उसकी पूछती क्या हुआ, तो वो बोलती है कि उसका पापा खो गया, ही इज़ लुकिंग फॉर हिज डैड एंड ही कांट फाइंड इट, तो इसलिए उसको रोना आ रहा है। और वो काफ़ी ज़ोरों से रोती है, मतलब काफ़ी अच्छे से उसके आंसू निकल रहे हैं। तो देखा जाए तो इमोशनली हम जब पैदा होते हैं तो शायद हम कनेक्टेड रहते हैं, पर धीरे धीरे इंडिफरेंस आ जाता है। तो इस चीज़ को हमें कायम रखना है, एम्पैथी अपने बच्चों में जगानी है। इससे फ़ायदा क्या होता है ना, कि आपके बच्चे अपने इमोशन से भी काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं, कि क्यों उनको एक तरह से महसूस हो रहा है, इस चीज़ को डिफाइन करना। कई बार ये जो आजकल की बीमारियां हैं ना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये कई बार लैक ऑफ, आई कुड बी रॉन्ग, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ,
पर मुझे कई बार ऐसा लगता है क्योंकि हम इमोशन से अपने कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हमारे इमोशंस एक डब्बे में भरे रहते हैं और फिर वो फटने की तैयारी में आते हैं। जब वो फटने की तैयारी में आते हैं तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन और ये सब चालू हो जाता है, पैनिक अटैक्स। तो अगर हम अपने इमोशन से कनेक्टेड हैं तो शायद इन चीज़ों में भी हमें रिलीफ मिले, हमारे बच्चे इस दौर से भी कम गुजरे जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। दूसरा, कैसे हम लोग अपने बच्चों को पालते हैं ना कि यहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है, कि जीवन में क्या अचीव करना है। तो गोल्स, ज़्यादा हम गोल्स की बात करते हैं, पर अगर हम इसको थोड़ा सा स्विच कर दें और हम वैल्यूज़ की बात ज़्यादा करें कि भाई जब हम जो भी कर रहे हैं, बी वेरी माइंडफुल दैट यू रिस्पेक्टफुल टू एवरीबडी, दैट यू काइंड टू ईच अदर, कि हम कोई दंड फंद ना करें, क्योंकि अल्टीमेट एम गोल पहुंचना ज़रूर है, लेकिन जो ज़रिया है वो वैल्यूज़ के थ्रू ही होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंस हमें वैल्यूज़ को देनी चाहिए, ना कि गोल्स को। इससे क्या होगा ना कि बच्चों को अपना सेल्फ वर्थ समझ में आएगा, क्योंकि अगर वो एक वैल्यू के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो कभी उनको ना वो नहीं होगा कि एक तो रेजिलियंस आएगा, दूसरा ये कभी नहीं होगा कि जो किया उन्होंने गलत तरीके से किया, ये जो आत्मग्लानि या सेल्फ डाउट ये सब नहीं आएगा, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ हमेशा हाई रहेंगे। तो अपने वैल्यूज़ सेट रखें लाइफ के, और बच्चों को भी वैल्यूज़ को वैल्यू करना सिखाएं रादर देन अचीविंग गोल्स। बहुत ज़रूरी है कि हम वैल्यूज़ को अहमियत दें। तीसरी चीज़ बहुत ज़रूरी कि हम क्या होता है ना कि हम इस चीज़ पे बहुत अटक जाते हैं कि क्या हारे हम और क्या जीते। जो जीते तो तालियां, जो नहीं जीते तो तकलीफ। कई बार हमको अपना माइंडसेट ना थोड़ा चेंज करना चाहिए कि जैसे कोई चीज़ है ना, आज हमने सोचिए कि हम से फॉर एग्जाम्पल टाइपिंग है, टाइपिंग एक छोटा सा काम है, राइट। हम आज टाइपिंग अगर करने बैठे तो शायद मेरी बात ले लीजिए, मुझे तो टाइपिंग का ट भी नहीं आता था जब मैंने बैंक ज्वाइन किया है। अच्छा, बैंक में काम ऐसा था कि कस्टमर्स से आप बात करते हो तो कस्टमर्स जो बोल रहे हैं यू हैव टू राइट डाउन। अ लॉट ऑफ टाइम्स आप वाइल दे टॉकिंग यू कीप टाइपिंग। तो जब इनिशियल स्टेज में जब ट्रेनिंग के लिए हम गए थे तो मुझे बड़े स्ट्रेस होता था कि बाप रे बाप, मुझे तो नहीं पता ए कहाँ है और बी कहाँ है, और ये कैसे होगा ये काम, राइट। कीबोर्ड में कैसे कहाँ बहुत टाइम लगेगा, मैं तो एक उंगली से कट करती रहती थी। हाउएवर, स्ट्रेस होने के बावजूद जब ज्वाइन किया, ठीक है, इनिशियल डेज में शायद एक सेंटेंस लिखने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता होगा, धीरे धीरे करके स्पीड आने लगी। जो अगर हम उस वक्त कि जब टाइपिंग मुझे नहीं आती थी उसको फेलियर से हम जोड़ दें, और जितनी बार भी हम देर लगा रहे हैं टाइपिंग करने में उसको हम फेलियर से जोड़ दें, ये ना देखें कि अगर हमने कल 10 मिनट लगाया था तो आज मैं 9 लगाया और फिर 8 और 7, तो इस चीज़ पे अटके रह जाए कि यार आई एम अ फेलियर, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जो अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करें कि कल हमने देखो 10 मिनट में ये काम किया था, आज हमने 9 मिनट में किया, तो आपको प्रोग्रेस दिखती है, आपको ग्रोथ दिखती है, तो आपको ये पता चलता है कि आप इम्प्रूव हो रहे हो। तो जो एफर्ट है आपका, कि जो आपने एफर्ट लगाया है या कि जो आप जिस डिटर्मिनेशन से काम कर रहे हो, लगन से काम कर रहे हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि कहाँ आप पहुँचे और कैसे या कितनी देर में पहुँचे। क्योंकि जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हो वहाँ तो आप पहुँच ही जाओगे, हाँ देर सवेर, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे आपका जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती जाएगी। तो ये जो एफर्ट है इसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को भी जब वो किसी चीज़ में अपनी दिलो जान से काम कर रहे हैं तो उनकी ग्रोथ को फोकस करें, इस चीज़ पर फोकस ना करें कि उन्होंने कितने गोल किए या कि मार्क्स कितने लाए कि क्या किया। बहुत ज़रूरी है, मैंने आजकल ये भी देखा है कि वैसे तो आजकल के बच्चों की वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जहाँ तक इमोशन का हिसाब है उसमें कई बार उनको समझ ही में नहीं आता, वो 2-4 वर्ड में काम निकाल लेते हैं कि आई एम सैड, आई एम एंग्री, आई एम लाइक नॉट फीलिंग वेल, दैट्स ऑल। तो इमोशनल वोकैबुलरी थोड़ी बढ़ानी चाहिए कि फीलिंग्स, क्योंकि जो फीलिंग्स हैं वो वर्ड्स में वेरी वेल डिफाइंड हैं। तो अगर आपको कुछ फील हो रहा है और उसको आप डिफाइन कर सको इन द राइट वर्ड्स, तो आप एक तो कम्युनिकेट बेटर करते हो, आप अपनी फीलिंग से कनेक्टेड ज़्यादा रहते हो, बिकॉज यू एग्जैक्टली प्लेस्ड। वही चीज़ है ना कि जैसे आपको दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है भाई, सर में हो रहा है, पैर में हो रहा है, पेट में हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है। अगर आप ये बता ही नहीं पा रहे हो तो इलाज करना मुश्किल हो जाता है, और आपको खुद भी महसूस भी अजीब कि भाई कहीं हो रहा है, सब
हाथ लगाते रहो, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, नहीं भाई कहीं नहीं, कहीं हो रहा है, पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसी तरह से कि अगर आप अपने काम से सिचुएशन से ओवरवेल्म्ड हो, तो अगर आप ओवरवेल्म्ड बोलते हो तो सामने वाले को तुरंत पता चल जाता है कि ओ, तो हो सकता है आपकी मदद बेहतर हो। तो जो अपने इमोशंस हैं उनको डिफाइन करना, या उसकी जो इमोशंस की वोकैबुलरी है उसको थोड़ा उसका ज्ञान बढ़ाएं बच्चों का, जिससे वो लोग कनेक्ट बेटर हों अपने इमोशंस से। अगेन ये सब चीज़ें जो हैं उनको एज अ बेटर पर्सन भी बनाती हैं, और दूसरा उनका रेजिलियंस बिल्ड करती हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के दिन। गिर के उठना इज द की टू एवरीथिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल ठोकरे हैं और गिरना तो हर गली कूचे में है लोगों को, बहुत ज़रूरी, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों चाहे वो कहीं और हो, गिरना तो है ही है। तो अगर गिरते ही गिरना ज़रूरी है तो फिर उठने का भी तरीका आना चाहिए ना। तो ये जो चीज़ें हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस इज एक्चुअली समथिंग दैट बिल्ड्स योर रेजिलियंस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स। हम क्या बच्चों को सिखाने बैठ जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद क्या कर रहे हैं। तो अगर हम ये मैंने कई वीडियोस में कई बार बोला है कि किसी भी चीज़ को आप चाहते हो, क्योंकि बच्चों का तो क्या है, दे मिरर यू। तो अगर आप कुछ चीज़ चाहते हो अचीव करना बच्चों के थ्रू, कि बच्चों को ऐसे करना चाहिए, तो खास करके आप उस चीज़ में कभी ना चूकें, क्योंकि अगर आप चूके तो कहानी पलट जाएगी, तो धरा का धरा रह जाएगा सब कुछ। जो आप चाहते हो कि बच्चे जिस तरह से बिहेव करें, तो गलती से भी आप उसका उल्टा ना करें कभी। सो से फॉर एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल दूंगी कि आप चाहते हो कि बच्चे आए स्कूल से और बैग जगह पे रखें, जूते जगह पे रखें, टिफ़िन अपना बैग से निकाल के जगह पे रखें, वॉशिंग में डालें। तो आप जब ऑफिस से आते हो तो आपको भी वही करना है, क्योंकि क्या है ना, नज़रें सबकी तेज़ होती हैं, बहुत ऑब्जर्व करते हैं सब, बच्चे भी और सब लोग करते हैं यार, कि भाई हमें तो बोल रहे हैं, खुद तो क्या कर रहे हैं। तो ये स्थिति नहीं लानी कि हम कर रहे हैं, हमें तो बोल रहे हैं और खुद क्या कर रहे हैं। हमें ऐसा करना है कि हमें बोलते हैं जो वो वही खुद भी करते हैं, तो फिर बच्चों को बोलना आसान हो जाता है और बच्चों को फॉलो करना भी अच्छा लगता है कि नहीं भाई, मेरी मम्मा जो कहती है या मेरे पापा जो कहते हैं वो वही खुद भी करते हैं, तो इट्स वर्थ फॉलोइंग, क्योंकि क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, और फिर वो चाहिए सही आदतें अपने आप आ जाती हैं। एनीवेज, और फिर अंत में तो यही कहूंगी कि फिर ये सब करने के बाद आपको अगर कुछ आपको लगता है कि आपके अनुसार नहीं हुआ, तो फिर सर्वस्यापि भवदेतु, ये मेरा टैटू, इसका मतलब है एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। फिर अगर कुछ होता है तो फिर वही होना था, उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें, टेंशन ना लें, है ना। तो बच्चों को ऐसी कोशिश करें। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। होपफुली किसी को समझ आएगा, किसी को कुछ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, कुछ जमे, तो आगे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सी यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय।